Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. No problem. No, ma'am. Okay, so I gave you a little homework. This inscription box, you have to read it by if you have any problem in this box, you can ask me. No, ma'am. No problem. No, ma'am. Okay, so some of you were absent ma'am. in tomorrow's class, in yesterday's class, so let me just read it out for you and I will explain it to you. Inscriptions are writing engraved on hard surfaces such as stone, metal and pottery. Inscription क्या होती है? Basically writings होती हैं जो लिखी जाती हैं स्टोन, मेटल या पॉटरी के ऊपर हार्ड सर्फेसेस पे लिखा जाता है जो लेख, उसके लिए बोलते हैं इंस्क्रिप्शन. They usually record the achievements and activities or ideas of those who commission them and include the exploits of kings or donations made by women and men to religious institutions. अब ये जो इंस्क्रिप्शन होते हैं बेसिकली इस पर अधिकतर अचीवमेंट्स लिखी होती है, एक्टिविटीज और आइडियाज लिखे हुए होते हैं जो उन आइडियाज और एक्टिविटीज को कर रहा है या जिसने वो अचीवमेंट्स हासिल करी हैं उनके द्वारा, ठीक है, उन्हीं के द्वारा कमीशन होता है कि आपने ये लिखना है. और इसके अंदर बेसिकली राजा लोग जो है वही आते हैं, क्या उन्होंने किया, क्या डोनेशंस दिए मैन और विमेन को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, ये सब चीजें भी रिकॉर्ड होती है. इंस्क्रिप्शंस आर वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड्स सम ऑफ विच कैरी डेट्स. कुछ ये है जो वर्चुअली दिखने वाले रिकॉर्ड्स हैं जिनमें कुछ डेट्स भी होती हैं. अदर्स आर डेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैलियोग्राफी और स्टाइल्स ऑफ राइटिंग विद अ फेयर अमाउंट ऑफ प्रिसाइजन. अब क्योंकि कईयों ने ऐसा बोला है अभी कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई है इसके अंदर, तो बताइए पैलियोग्राफी क्या होता है? What do you mean by पैलियोग्राफी? Ma'am, it is a style of writing. Different styles of writing. ओके, तो यहाँ पर बेसिकली इंस्क्रिप्शंस जो है वो परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, उनमें डेट्स होती हैं और जो बाकी के हैं जो डेटेड हैं, अदर्स आर डेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैलियोग्राफी की किस तरह की राइटिंग स्टाइल जो उस पर यूज की गई है उसको बोलते हैं पैलियोग्राफी, उस पर बेस्ड होते हैं. यहाँ पर फेयर अमाउंट में सही चीज प्रिसाइजली हमें समझ में आती है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस 250 BC the letter A was written like this. अब 2050 BC के अंदर जो है लेटर ए वो इस तरह लिखा जाता था, 500 CE के अंदर इस तरह लिखा जाता है. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है. द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन प्रकृत, अ नेम फ्रॉम फॉर लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल. अब जो सबसे पहले के जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो प्रकृत लैंग्वेज में मिले हैं जो वहां के ऑर्डिनरी लोग यूज करते थे. नेम ऑफ रूलर सच एज अजात सत्तु एंड अशोका known from Prakrit text and inscription have been spelled in their Prakrit forms in this chapter. अब कुछ ऐसे रूलर्स हैं जो अजात शत्रु हुआ और अशोका हुए, ये प्रकृत टेक्स्ट के अंदर इंस्क्रिप्शन के अंदर इनके बारे में बताया गया है और इनके प्रकृत फॉर्म में ही लिखा गया है इस चैप्टर के अंदर. You will also find terms in languages such as Pali, Tamil and Sanskrit which too were used to write inscription and text. अब कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जो आपको मिलेगी जैसे कि पाली, तमिल और संस्कृत जिनका भी इस्तेमाल किया जाता था इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट लिखने में. It is possible that people spoke in other languages as well even though these were not used for writing. ये माना जाता है कि उस जमाने के लोग दूसरी भाषा भी बोला करते थे भले ही उनको लिखने में इस्तेमाल नहीं किया गया. तो ये था आपका इंस्क्रिप्शंस जो कि इम्पोर्टेंट है. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Moving on to our next topic. We completed this first amongst the 16 Magad and today we have to start an early empire. अब ग्रोथ जो है मगध की उसमें मौर्यन एम्पायर जो है काफी अच्छा निकल के आया था, इमर्ज आउट हुआ था. चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा, ये काफी इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं
और उन्होंने ही इस एम्पायर को स्टेब्लिश किया था। बाद में ये कंट्रोल जो है इसका कहाँ तक पहुंचा, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक पहुंचा। और फिर इनके जो पोते थे ग्रैंडसन अशोका, उन्होंने इसको, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस रूलर थे, उन्होंने उड़ीसा, जो आज का कोस्टल उड़ीसा है, वहां तक, जो कलिंगा उसमें उस समय में उसको कलिंगा बोला जाता था, वहां तक उसको अपने अंडर कर लिया था। मतलब इन्होंने अपना जो एम्पायर है उसको वहां तक फैला दिया था, एक्सपेंड कर दिया था। The growth of Magadh culminated in the emergence of the Mauryan Empire. Chandragupta Maurya, who founded the empire 321 BCE, extended control as far northwest as Afghanistan and Balochistan, and his grandson Ashoka, arguably the most famous ruler of the early India, conquered Kalinga, present-day coastal Orissa. वही चीज जो मैंने भी आपको समझाई, पहले ये बता रखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ढूंढा है ये एम्पायर 321 बीसी के अंदर ढूंढा है, अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक इन्होंने इसको एक्सपेंड किया। फिर बाद में उनके जो पोते आए, उन्होंने इसको आगे तक करा, आगे तक एक्सपेंड करा। उन्होंने उड़ीसा तक, यानी कि उस समय में जो कलिंगा बोला जाता था, तब तक उसको एक्सटेंड किया है। अब फाइंडिंग अबाउट द मौर्यास, मौर्यास के बारे में क्या क्या पता लगाया हिस्टोरियंस ने वो देखेंगे। कई सारे वेराइटी ऑफ सोर्सेस की वजह से यहाँ पे हमने रिकंस्ट्रक्ट करी है मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री। इसके अंदर सबसे पहले जो आर्कियोलॉजिकल हिसाब से देखा जाए, स्पेशली जो स्कल्पचर्स देखे गए हैं उनमें से देखा है, और कुछ वैल्यूएबल चीजें मिली है कंटेम्प्रेरी वर्क, जैसे कि मेगाथनीज ग्रीक एम्बेसडर थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, यानी कि उनके दरबार में आए थे, जिन्होंने जो भी चीजें लिखी हैं उसको कुछ अंश बचे हैं, उससे उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करा है मौर्यन एम्पायर को। दूसरा सोर्स है अर्थशास्त्र, जिसके कई सारे हिस्से जो है ये माना जाता है कि कौटिल्य या चाणक्य जो है उन्होंने लिखे थे, और ये बिलीव किया जाता है ट्रेडिशनली कि चंद्रगुप्त के मिनिस्टर थे। ठीक है, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। Historians have used a variety of sources to reconstruct the history of Mauryan Empire. कई सारे सोर्सेस से इन्होंने दोबारा मौर्यन एम्पायर को रिकंस्ट्रक्ट करा है। These include archaeological finds, especially sculpture. इनके अंदर आता है आर्कियोलॉजिकल चीजें जो मिली है, जैसे कि स्कल्पचर। Also valuable are contemporary works such as the account of Megasthenes, a Greek ambassador to the court of Chandragupta Maurya. कुछ इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी वर्क्स जो मिले हैं वो है मेगाथनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, विच सर्वाइव्स इन फ्रेगमेंट्स, कुछ अंशों में ही ये जो सर्वाइव कर पाए हैं, इनके द्वारा लिखी हुई जो चीजें हैं वो। Another source that is often used is the Arthashastra, parts of which were probably composed by Kautilya and Chanakya, traditionally believed to be the minister of Chandragupta. दूसरा जो सोर्स है वो है अर्थशास्त्र, जिसके कुछ हिस्से जो है माना जाता है कौटिल्य चाणक्य जो है उन्होंने लिखे हैं, जिनके लिए बिलीव किया जाता है कि वो चंद्रगुप्त के मिनिस्टर थे और उन्होंने उनकी काफी मदद करी इनके रूल को एस्टेब्लिश करने में। इनकी नीतियां जो है वो बहुत ही ज्यादा टिपिकल और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हुआ करती थी। अभी तक इस पैराग्राफ के अंदर कोई भी लाइन में अगर आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. No problem. Okay, moving on. Besides the Mauryas are mentioned in later Buddhist, Jaina and Puranic literature as well as in Sanskrit literary works. इसके अलावा मौर्यास के बारे में जानकारी जो है वो बुद्धिस्ट, जैना और पौराणिक लिटरेचर के अंदर भी मेंशन्ड है और संस्कृत लिटरेरी वर्क्स के अंदर भी मेंशन्ड है इनका जिक्र। While these are useful, the inscription of Ashoka 272 to 268 to 231 BCE on rocks and pillars are often regarded as amongst the most valuable source. सबसे important source जो है इनके बारे में पता लगाने का जो मिला है वो है inscription जो अशोका के बारे में लिखे हुए हैं रॉक्स और पिलर्स पे, जिनको माना जाता है कि वो सबसे valuable सोर्स है जानकारी इकट्ठा करने के लिए। अशोका was the first ruler who inscribed his messages to his subjects and officials on stone surfaces, natural rocks as well as polished pillars. अशोका अपने आप में एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सबसे पहले अपने जो मैसेजेस थे, जो विचार थे अपनी प्रजा को लेकर के या अपने ऑफिशियल जितने भी लोग थे उनको पहुंचाने के लिए क्या करा था, बेसिकली स्टोन जो थे, रॉक्स वगैरह जो हुआ करती थी उनसे उकेरवा देते थे इंस्क्रिप्शन के तौर पर, और जिससे उन सब तक ये चीज पहुंच जाए कि उनका राजा जो है वो क्या चाहता है, क्या कन्वे करना चाहता है, किस तरह की बात बोलना चाहता है, वो सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने ये काम करवाया था। ठीक है,
अब इन्होंने जो चीजें लिखवाई थी पॉलिश्ड पिलर और रॉक्स के ऊपर, उसके भी अलग वो है। इस पे क्या लिखवाया था, इसके अंदर बेसिकली ये था कि धम्मा क्या होता है, धम्मा को समझने के लिए जो चीजें थी वो मेंशन की गई हैं। ठीक है, he used the inscriptions to proclaim what he understood to be धम्मा, जो इनको चीज समझ में आती थी धम्मा, उसी को उन्होंने आगे कन्वे करने के लिए इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाया था। इसमें ये भी था कि दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर, बड़ों का सम्मान करें, generosity towards Brahmins and those who renounced worldly life, treating slaves and servants kindly and respect for religions and traditions other than one's own। इसमें बेसिकली ये था कि आप जो ब्राह्मण्स हैं या जिन्होंने जो जैसे ये होता है ना, ये जिन्होंने दुनिया की मोह माया छोड़ दी है, ठीक है, उनके प्रति और ब्राह्मण्स के प्रति जेनरस रहें, ठीक है, अच्छे से व्यवहार करें, उनके प्रति थोड़े दान दक्षिणा जो है वो करें, स्लेव्स और सर्वेंट्स जो है उनके साथ में अच्छा दयालुता से बिहेव करें, और सारे ही धर्म जो है, जो आपका खुद का धर्म नहीं है उसके अलावा जितने भी धर्म और ट्रेडिशंस हैं उनका सम्मान करें। इस तरह के मैसेजेस जो है कन्वे करने के लिए इन्होंने इंस्क्रिप्शंस पर करवाए थे। इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत, इससे अबव पैराग्राफ में कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं। नो मैम। नो। उसके बाद बात आती है 3.2 एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर। एम्पायर जो है उसको किस तरीके से चलाना है, उसके लिए 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स बनाए गए थे। कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है पाटलिपुत्रा? पटना। वेरी गुड, ठीक है। और दूसरे प्रोविंशियल सेंटर्स थे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सुवर्णागिरी। ये सारे ही अशोकन इंस्क्रिप्शंस के अंदर मेंशन्ड है। तो ये 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स हुआ करते थे। अब इन इंस्क्रिप्शन को एग्जामिन किया गया है, इनमें जो चीजें लिखी हुई थी उनको अच्छे से एग्जामिन किया गया है, और ये पता पड़ा है कि सही सेम मैसेजेस जो है वो बाकी जगह पे, जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो पाकिस्तान का है और आंध्र प्रदेश का और उड़ीसा का है और उत्तराखंड का है, वहां पे जो इंस्क्रिप्शन मिले उनपे भी सेम मैसेज मिला है। तो क्या ये माना जाए कि ये एम्पायर जो है इतना ज्यादा फैला हुआ था कि सब जगह पे यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, यानी एक सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था? इस चीज के भी ये इस तरह का भी क्वेश्चन उठता है, जिसका जवाब आपको आगे मिलेगा। Let's read out this properly, line to line. There were 5 major political centers in the empire: the capital Patliputra and the provincial centers of Takshila, Ujjayini, Tosali and Savanagiri, all mentioned in Ashokan inscriptions. सारी ही जगहों के नाम Ashokan inscription में mentioned है। If we examine the content of these inscriptions, we find virtually the same message engraved everywhere. अगर हम examine करें inscriptions को अच्छे से, तो same message सब जगह पे मिलने वाले inscription पे सब जगह सेम है। अब बाकी और जगह पे जो मिला है वो है फ्रॉम द प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है टू आंध्र प्रदेश तक, उड़ीसा से उत्तराखंड तक। Could this vast empire have had a uniform administrative system? क्या इस vast empire, जो इतना बड़ा empire है, इसमें ये माना जाए कि क्या इसमें पूरी तरह से uniform administrative system था? Historians have increasingly come to realize that this is unlikely. ये होना पूरी तरह से possible नहीं है। The regions included within the empire was just too diverse. जो regions empire के अंदर आते हैं वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा विविध थे। Imagine the contrast between the hilly terrain of Afghanistan and the coast of Orissa. अब imagine करो geographical aspect से कि अफगानिस्तान के अंदर जो hilly area है उसको कोस्ट जो है उड़ीसा का उससे, तो वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। अब आपके सामने एक मैप दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है अशोकन इंस्क्रिप्शंस का। जो मेजर रॉक एडिक्ट्स है उसको रेड ट्राइंगल से पोर्ट्रे किया गया है, माइनर रॉक एडिक्ट्स को पर्पल स्क्वायर से, और पिलर इंस्क्रिप्शंस को ब्लू सर्कल से, ब्लू डॉट से जो है वो पोर्ट्रे किया गया है। कई जगह पे आपको दिख रहा है ये। अब ये यहाँ बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया जो है वो देखने को मिल रहा है आपको। ये पाकिस्तान का है और ये अफगानिस्तान का। यहाँ से लेकर के अब आप देखें तो ये पूरे इंडिया भर में ही जैसे फैला हुआ था। तो क्या ये पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो था यहाँ का वो यूनिफॉर्म था? ये अपने आप में डिफरेंट है, क्योंकि ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से ही देखा जाए तो कितना डिफरेंट इनकी लोकेशन है। इमेजिन
तो कर लिया हमने। उसके बाद में इट इज लाइकली दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन एरियाज अराउंड द कैपिटल एंड द प्रोविंशियल सेंटर्स। अब ये माना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा था, स्ट्रॉन्गेस्ट था, जो भी मेन सेंटर्स थे उनके आसपास और जो इनकी कैपिटल थी उनके आसपास। तो व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ दिस एम्पायर? कैपिटल क्या थी यहाँ पे? स्टूडेंट्स बी अटेंटिव। यहीं पे हमने भी सेकंड लाइन में पढ़ा है कि कैपिटल जो थी इनकी पाटलिपुत्रा थी। थोड़ा सा अलर्ट होकर के अटेंटिव होकर के क्लास अटेंड कीजिए। इट्स 12th क्लास, बड़ी क्लास है। These centers were carefully chosen, both Taxila and Ujjaini being situated on important long-distance trade routes, while Suvarnagiri, literally the Golden Mountain, was possibly important for tapping the gold mines of the Karnataka. अब ये जो centers दे रखे हैं तक्षशिला और उज्जैनी, यहाँ पे उज्जैनी है और तक्षशिला ये है बेसिकली यहाँ पर। तो इनके बीच में जो ये रास्ता आ रहा है पूरा, ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करता था। और दूसरा हमारा जो था वो कौन सा था, जहाँ पे जो कर्नाटका के अंदर था, क्या नाम था उसका? सुवर्णागिरी। सुवर्णागिरी जो है बेसिकली माना जाता है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा गोल्ड माइंस जो थी वो देखी जाती थी, तो उसको गोल्डन की मतलब एज एन टाइटल दे रखा था। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा सुवर्णागिरी किधर था। कर्नाटका की साइड में यहाँ पे दे नहीं रखा है, आप लोगों की बुक्स में दे रखा है क्या चीज? सुवर्णागिरी कर्नाटका के अंदर, लिटरली गोल्डन माउंटेन जिसको बोलते थे ये लोग। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन, अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, अगर अभी तक आपको किसी भी पैराग्राफ में कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। नो मैम। ओके, नो मैम। अब communication along both land and riverine routes was vital for the existence of the empire। किसी भी empire के अंदर जो communication है, भले वो जमीन पर रहने वाले लोग हों या जो नदी किनारे के आसपास रहने वाले हों, जो वहां का रास्ता, उनके बीच में communication बहुत अच्छा होना चाहिए किसी भी empire को पूरी तरह exist कराने के लिए, अच्छे से establish करने के लिए। Journeys from the center to the provinces could have taken weeks if not months। अब जो यात्राएं होती थी सेंटर से दूसरे जो इलाके होते थे वहां तक, वो पर भले ही मंथ नहीं लेती हो लेकिन कुछ हफ्ते तो लग ही जाते थे। दिस मेंट अरेंजिंग फॉर प्रोविजंस एज वेल एज प्रोटेक्शन फॉर दोज हु वर ऑन द मूव। इसका मतलब ये होता था कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है और प्रोविजंस प्रोवाइड कराने हैं जो लोग यात्रा कर रहे हैं। इट इज ऑब्वियस दैट आर्मी वाज एन इंपॉर्टेंट मींस फॉर एंश्योरिंग द लेटर। और ये भी ऑब्वियस है कि आर्मी जो उनके साथ में मूव करेगी वही पक्का कर सकती है कि ये लोग सेफली मूव कर सकें। Megasthenes mentions a committee with 6 sub-committees for coordinating military activities। अब आर्मी को ये लोग किस तरह मैनेज करते थे उसके लिए इन्होंने बता रखा है। मेगाथनीज जो थे उन्होंने मेंशन किया है कि ये कमेटी थी जिसके अंदर 6 सब कमेटियां बनाती थी जो मिलिट्री एक्टिविटी को देखती थी। एक कमेटी जो थी वो नेवी देखती थी, दूसरी जो थी वो ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन देखती थी, तीसरी जो थी रिस्पॉन्सिबल थी फुट सोल्जर्स यानी कि पैदल जो सोल्जर्स होते हैं, सिपाही होते हैं, उनके लिए, चौथी जो थी वो हॉर्सेस देखती थी, फिफ्थ जो थी वो चैरियट्स देखती थी और सिक्स्थ जो थी वो एलिफेंट्स देखती थी। तो एक कमेटी के अंडर जो 6 कमेटियां डिवाइडेड है वो इस तरीके से सबकी एक्टिविटी देखती थी। ऑफ these, one looked after the navy, the second managed the transport and provisions, the third was responsible for foot soldiers, the fourth for horses, fifth for chariots, and the sixth for elephants. तो ये था इनका डिवीजन। द एक्टिविटीज ऑफ द सेकंड सब कमिटी वर रादर वेरिड, अरेंजिंग फॉर बुलक कार्ट्स टू कैरी इक्विपमेंट, प्रोक्योरिंग फूड फॉर सोल्जर्स एंड फॉडर फॉर एनिमल्स, एंड रिक्रूटिंग सर्वेंट्स एंड आर्टिजन्स टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स। जो सेकंड कमिटी है, सब कमिटी जो ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन देख रही है, उनके अंदर उनका जो काम था वो और ज्यादा वेरिड था। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें विविधता थी। एक तो उनको बुलक कार्ट जो है वो अरेंज करने पड़ते थे, जो खाना है सोल्जर्स का वो, और जो जानवर है जो ये हॉर्सेस एलिफेंट्स लेकर के चल रहे हैं उनका जो चारा है वो भी अरेंज करना पड़ता था। जो सर्वेंट्स और आर्टिजन्स है उनको रिक्रूट करना पड़ता था सोल्जर्स का ध्यान देने के लिए, खाना पकाने के लिए, सेवा करने के लिए। तो इनका काम बहुत ज्यादा वेरिड था सेकेंड सब कमेटी का।
समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, Ashoka also tried to hold his empire together by propagating Dhamma, the principles of which, as we have seen, were simple and virtually universal applicable. अब अशोका जो है वो अपने एम्पायर को पूरी तरह रूल और कंट्रोल करके ही नहीं कर रहे थे, वो धम्मा को प्रमोट करके भी इस चीज के अपने पूरे राज्य को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। जो इनके प्रिंसिपल्स थे धम्मा के अंदर वो बहुत ही, जैसे कि हमने देखा है, बहुत ही सिंपल है और पूरी यूनिवर्स के अंदर एप्लीकेबल है। This, according to him, would ensure the well-being of people in the world and the next. और उनके अकॉर्डिंग, अशोका के अकॉर्डिंग, यही चीज जो है धम्मा को अगर ये प्रपोट करेंगे तो उससे सारे लोगों की भलाई आज की दुनिया में भी होगी और आने वाली जो जनरेशन है उस समय भी होगी। स्पेशल ऑफिसर्स नोन एज द धम्मा महामाता वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। स्पेशल ऑफिसर्स जो है उनको अपॉइंट किए गए थे इसको स्प्रेड ऑन करने के लिए कि ये धम्मा को प्रमोट करें, और उन्हीं का क्या बोला जाता था, धम्मा महामाता। ठीक है, और इनको अपॉइंट किया गया था किस लिए, ये धम्मा का जो मैसेज था उसको फैलाने के लिए, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे इस चीज के लिए। इस पैराग्राफ में अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. No problem. ओके, No, ma'am. हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर? अब एम्पायर इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? हिस्टोरियंस जो है इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है इंडियन हिस्ट्री 19th सेंचुरी के अंदर। मौर्यन एम्पायर जो है उसको मेजर लैंडमार्क की तरह देखा जाता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। इंडिया जो है उस समय में कॉलोनियल रूल के अंडर था, ब्रिटिश का एम्पायर का हिस्सा था। 19th और 20th सेंचुरी जो थी उसमें इंडियन हिस्टोरियंस जो उन्होंने पॉसिबली कुछ भी एम्पायर जो ढूंढा है, ठीक है, उनको उन्होंने माना है कि वो उनके लिए सर्च आउट करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था और साथ साथ एक्साइटिंग भी था। कुछ आर्कियोलॉजिकल चीजें जो देखी गई हैं उनको मौर्य से जोड़ करके देखा जाता था और बेसिकली जो स्टोन स्कल्पचर होते थे उनको देखा जाता था और माना जाता था कि ये एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर आर्ट है, टिपिकल एम्पायर जो हुआ करते थे उस समय में उनका, यानी कि अद्भुत नमूना है, एक तरीके से अद्भुत चीज है। कई सारे हिस्टोरियंस जो उन्होंने मैसेज देखे अशोकन इंस्क्रिप्शन के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग रूलर्स जो थे उस समय में उनके, और वो सजेस्ट करते हैं कि अशोका जो है सबसे पावरफुल और इंडस्ट्रियस और हम्बल था बाकी रूलर्स जो थे जिन्होंने भी ग्रैंडवाइज टाइटल्स को अडॉप्ट किया है उनसे। ठीक है, तो ये सरप्राइजिंग नहीं था कि नेशनलिस्ट लीडर जो थे 20th सेंचुरी के वो अशोका को ही एक इंस्पायरिंग फिगर की तरह देखते थे। तो अब इसको कल हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको इंट्रो दे दिया है, हाउ इम्पोर्टेंट वाज द एम्पायर, एम्पायर इम्पोर्टेंट क्यों था। कल हम इसको डायरेक्टली रीड आउट करेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस डे ठीक है, अहेड। ma'am. Thank you. गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.